नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। यमुनानगर की अनाज मंडी में पूरे हरियाणा से पहुंचे बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर्स और उनके परिजनों ने अनाज मंडी में शेड में पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाए। बर्खास्त टीचर्स का ये कहना है कि वो लंबे समय से नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी 1.5 साल पहले पीटीआई टीचर्स के परिवारों में चूल्हा नहीं बुझने देने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नौकरियों के लिए कुछ नहीं किया गया। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का अब ये कहना है कि उनके साथ ड्राइंग टीचर्स भी आ चुके हैं, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जब तक नौकरी की बहाली नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पर इसी तरह से डटे रहेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का भी बयान निकलकर सामने है। इस पूरे मसले पर उन्होंने कहा है कि पीटीआई टीचर्स की भर्ती को निरस्त करने का जो कोर्ट का आदेश था, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार ने नियम की पालना की है, कोर्ट का आदेश सबको मानना होता है। उन्होंने ये बात भी कही कि इसके लिए पुरानी सरकार जिम्मेवार है। भर्ती में अनियमितताएं थी, इसी के चलते इस तरीके का आदेश आए हैं। 1983 पीटीआई जो निर्दोष थे वो हमें नौकरी से बाहर कर दिया और जो ड्राइंग टीचर है हमारे 816 साथी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आज हम ड्राइंग टीचर और पीटीआई पूरे हरियाणा से और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो और हमारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और हम आज इस नौकरी को यहाँ से कसम खा के आए हैं, यहाँ से यमुनानगर से नौकरी लेके जाएंगे। नौकरी के मामले में सरकार का उसमें कोई रोल नहीं, ये सारा कोर्ट के द्वारा हुआ। कोर्ट ने ही उस भर्ती को निरस्त किया क्योंकि उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था और नियमों का पालन नहीं किया गया था इसलिए वो भर्ती कैंसिल हुई है। तो उसके लिए पुरानी सरकार जिम्मेदार है वास्तविकता में, और कोर्ट का आदेश तो कोई भी सरकार है उसको मानना पड़ेगा। ऐसी तो कोई सरकार नहीं जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन हुआ है। हाँ, हमने ये कहा था कि भाई हम कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमारा एक पोर्टल है अपना कौशल विकास निगम, जो हरियाणा कौशल विकास निगम ने बनाया, तो हम चाहते हैं कि इसमें अगर हम उनकी कुछ मदद कर सके तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि उनको इस प्रकार से कोई मदद करे ताकि उनका कुछ रोजगार चलता रहे। इस प्रकार का हमारा है तो निश्चित तौर से सरकार करेगी उनकी मदद। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और इसी सिलसिले में भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेकर कहा है कि जिस प्रकार से इस मामले में जिम्मेदार से कांग्रेस पार्टी और पंजाब की कांग्रेस सरकार बचकर भाग रही है, उससे स्पष्ट हो चला है कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस अनपढ़ों जैसी बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के 2-3 दिन बाद ही घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक नाव भी संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई थी। नाव का संदिग्ध परिस्थितियों में इस तरह से मिलना षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है कि जहां प्रधानमंत्री जी को रोका गया था उससे 30, 40, 50 किलोमीटर के एरिया में नाव मिली है। तो प्रधानमंत्री जी का आप नाव का संबंध समझते हो। बॉम्बे वाला सारा सिस्टम हुआ तो नाव के जरिए से हुआ था सारे का सारा, आप देखेंगे बोट से आए थे वो तो सारा। और कहीं ना कहीं देखो पंजाब जो है, आजकल पंजाब में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको गैर ऐसा भी पीछे टिफिन बम ब्लास्ट हुआ, उससे पहले कोर्ट में एक बार, अभी पीछे कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं बहुत सारी। अभी पीछे पकड़े गए थे वहां बॉर्डर पर, कहाँ थोड़ा सा अंदर घुस करके कितना उनके पास एम्यूनिशन मिला है, AK-47, 57 और कितना उनके पास। तो पंजाब इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेट, जिसमें जो है उसमें जो जब इस तरह की बात आती है तो बहुत सोचना पड़ता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये सेंध कैसे लगी। तो ये बहुत गहराई की बात है, ऐसे आसान बात नहीं है कि विपक्ष जो है ये टाल ले कि भाई आपने जो इलेक्शन की वजह से आप ऐसा करो। अरे भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ इस तरह की बातें करने की जरूरत है। ये तो देश बिल्कुल जो है इसको विपक्ष को समझना चाहिए कि भाई जो कितनी बड़ी बात जो है उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह को भाजपा पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। 23 जनवरी को प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक गांव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा। सभी स्थानों पर 75 की संख्या में युवा आजाद हिंद फौज के गीत का गुणगान करते हुए तिरंगे को फहराया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए और भाजपा कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए करनाल पहुंचे। के पर्व पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस कहा है, उस पराक्रम दिवस को पूरा हरियाणा मनाएगा।
हर वार्ड में, हर पंचायत में कार्यक्रम होंगे 75 की संख्या में, क्योंकि अमृत महोत्सव 75 का आंकड़ा होता है। आज़ादी के उन सभी सेनानियों को नतमस्तक होते हुए, अपने अपने गांव में उनका सम्मान करते हुए, जो जिस गांव के थे, तिरंगा लगाकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाकर और एक जय हिंद बोस का उद्घोष, जिसमें आज़ाद हिंद फौज का तराना, जिसमें कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए है, ज़िंदगी है कौम की ये कौम पर लुटाए जा, आज़ाद हिंद फौज का गीत और वंदे मातरम गाते हुए ये पूरे हरियाणा में उन सब वीरों को याद करने का और नमन करने का कार्यक्रम होगा। नूह में उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए बस निःशुल्क सेवा दी जाएगी। इससे जहां एक और बेटियों के स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या कम होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिल पाएगा। जिले की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए कॉलेज, स्कूल्स और ITI में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 24 बसें चलाई जाएंगी। कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि बालिका वाहिनी योजना प्रदेश के उन गांवों में चलाई जा रही है जहां पर बेटियों को स्कूल पहुंचने में कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को ही बालिका शिक्षा वाहिनी से जुड़ी रोडवेज की बसों में सफर करने का अवसर प्रदान किया जाता था। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की जेलों में भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रेगुलर मुलाकात को बंद किया गया है ताकि जेलों के अंदर कोरोना का फैलाव न हो सके। इसके साथ ही जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर जाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि बाहर से वायरस का फैलाव होने की संभावना बढ़ जाती है। नए कैदियों को भी क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद ही जेलों में लाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार की तरह से अगर कैदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आते हैं तो उन पर अमल किया जाएगा। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि नंबर ऑफ केसेस में जरूर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये वायरस ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। देश भर में करीब 2 लाख एक्टिव केस हैं, लेकिन अब तक अस्पताल में काफी कम संख्या में मरीज दाखिल हुए हैं। लोग सावधानी बरत रहे हैं, कोरोना को हरा रहे हैं। पहली बार जो हमने करा था, हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से ये था कि सब कैदियों को बाहर भेजो, तो उसमें कुछ हमने मॉडलिटीज तय करी थी। उसमें एक हाई कोर्ट के हमारे जज थे, ऑनरेबल राजेंद्र जी, वो थे, हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे DGP थे और एक LR थे। चारों ने मिलकर डिसाइड करा था। अगर हमें लगता है कि अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उनकी डायरेक्शन आएंगी, उनकी डायरेक्शन आने के बाद ही करें। भी सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए गए। वैसे हमने अपने आप करा है कि जो अंदर हैं उनसे एक तो मुलाकात बंद कर दो सबकी, सब लोगों से आजकल जो रेगुलर मुलाकात होती है बंद कर दी, और इसके बाद जो स्टाफ के मेंबर हैं वो बाहर कम जाएं। बाहर के लोगों का तो आना होता ही नहीं, और जो नए कैदी आ रहे हैं उन्हें पहले उन्हें चेक करके आइसोलेशन में रखें, उसके बाद अंदर जाएं। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को अब प्रिकॉशनरी डोज लेनी होगी। हालांकि अभी सरकार की हिदायतों के अनुसार ये डोज केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को और बीमार व्यक्तियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, लेकिन उन्हें भी पहली डोज लिए हुए 9 महीने या फिर 39 हफ्ते हो गए होनी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने पहली डोज भी नहीं लगवाई है। सरकार ने आदेश जारी किए, जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उन्हें किसी जगह भी आने की अनुमति नहीं है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी सुनील कुमार ने बताया है कि कोविड लगातार फैल रहा है, ऐसे में ये डोज बूस्टर का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि ये शुरू में केवल उन्हीं को दी जाए जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। देश और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर सरकार और अधिकारी पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं। इसी बीच लोगों को कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और नए रूप के बारे में जागरूक करने के लिए कैथल जिला परिषद के CEO सुरेश रविश अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां गांव वासियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह से प्रशासन का सहयोग करेंगे। जो भी अधिकारी या कर्मचारी यहीं के हैं, इसी ज़िले के हैं, वो अपने अपने गाँव में जाएं, लोगों को प्रेरित करें वैक्सीनेशन के बारे में। जो अब सरकार ने 15 साल से ऊपर तक के सभी बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन शुरू की है, वो करवाएं, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन करवाएं। उसी कड़ी में आज मैं यहाँ आया था ताकि अपने गांव के लोगों को जागरूक कर सकूं
कि प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन कराए और जो बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ उसमें भी भागीदारी करें। इसके अलावा भी जैसा कि आप देख रहे थे, आज आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो उसमें 500 रुपये तक का जुर्माना है। तो मैंने यही निवेदन इनसे किया है, आज निवेदन के तौर पे कहा है कि मास्क लगाएं, सबसे बड़ा बचाव इसी में है। यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो बचाव नहीं है, और भविष्य में सख्ती से भी इसका पालन करवाया जाएगा। अगर कोई इसकी पालना नहीं करेगा तो 500 रुपये का चालान उस पर किया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ। फरीदाबाद में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद से हेल्थ डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन तेज कर दी है। जिले भर में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल के बच्चे भी लगातार सेंटर पर पहुंच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय रहते वैक्सीन लगाई जाए, इसके लिए भी सामाजिक और धार्मिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। सेक्टर 3 के रघुनाथ मंदिर में लगाए गए कैंप में वैक्सीन लगा रही स्टाफ नर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद से लोगों में जागरूकता आई है और अब सभी लोग जल्द से जल्द अपनी डोज लगवाना चाहते हैं। में जिस कदर कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, ऐसे में अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और इस कोरोना की रफ्तार को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन करवाने के लिए लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और न केवल बल्कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अब अलग अलग जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल हम सेक्टर 3 के एक मंदिर में है, रघुनाथ मंदिर में। यहाँ धार्मिक स्थान पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि देखिए जिस तरह से लगातार जो मामले कोरोना के बढ़े हैं, तो ऐसे में अब लोग जागरूक होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं और लगातार अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बीच में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी वो बेहद धीमी हो गई थी, लेकिन अब फिलहाल दोबारा से जो ये मामले बढ़े हैं, ऐसे में अब लगातार लोग पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी लाइन लगाकर यहां वैक्सीनेशन अपना करा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जागरूक इस बात को लेकर हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय गर्ग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, बीच में रफ्तार धीमी हो गई थी, क्या कहेंगे? देखो, वैक्सीनेशन के बीच में रफ्तार इसलिए ढीली हो गई थी, लोगों ने सोच लिया कोरोना गया, हम क्यों लगवाएं वैक्सीन। आज हम ये कहते हैं कि वैक्सीन लगानी ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं उतनी लगवानी चाहिए। और किशोरियों को तो हम खास तौर पे कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगवाएं, जो आने वाली बीमारियाँ हैं उनसे निजात पा सकें हम लोग। कोशिश ये है कि भाई जो सेकेंड डोज जिन्होंने लगवाई है वो सेकंड डोज लोग लगवाने के लिए आप पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर किशोर की बात कर रहे हैं आप, 15 से 18 साल के बच्चों के, उनमें किस तरह से देखा जा रहा है, क्या वो पहुंच रहे हैं कैंप में? वहाँ रुझान मिल रहा है हमें, वो लोग बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं बच्चे। और उनको थोड़ा सा ये भी है कि भाई हमें वैक्सीन में आगे जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, ज़्यादा टेंशन होती है, तो यहाँ बड़े आराम से लग रही है उन लोगों को। बिल्कुल आराम से यहाँ वैक्सीनेशन प्रक्रिया लगातार जारी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे ही अलग अलग जगह पर, चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे सामाजिक या कम्युनिटी सेंटर हो, वहाँ पहुँचकर अपनी टीम भेजकर वहाँ भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को फरीदाबाद में आगे बढ़ाया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। सोनीपत में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर की ज्यादातर जगह पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। गीता भवन, रेलवे रोड, ककरोई रोड और रामनगर में हालात सबसे ज्यादा खराब देखने को मिले। जिले के अंदर अब तक 38 mm बारिश हो चुकी है। जल जमाव की वजह से लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। तो वहीं दूसरी तरफ गीता भवन फ्लाईओवर में सड़क धंसने के मामले में फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां धंसी हुई सड़क पर कुछ रोड़ी डालकर प्रशासन ने खाना पूर्ति कर दी है। फ्लाईओवर पर धंसी हुई सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि पुल को लेकर तीनों विभाग से मीटिंग होगी। उन्होंने भी कहा कि टेक्निकल कमी की वजह से सड़क धंसी है। एक्चुअली ये 2014 में पुल बना था, उसके बाद जब नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ तो नेशनल हाईवे को ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अल्टरनेट बनने के बाद फिर B&R के पास आ गया दोबारा। तो तीनों एजेंसीज की हमने मीटिंग कॉल कर ली है, NHAI की, B&R की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। बजट एस्टीमेट बना दिया गया है, जल्दी से काम शुरू कर दिया जाएगा। टेम्परेरी काम शुरू कर दिया है। हैवी ट्रैफिक के लिए पुल को बंद कर दिया गया है, रात में भी नहीं जाएगा, दिन में भी नहीं जाएगा, 4 व्हीलर्स और छोटे व्हीकल्स के लिए। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर शिमला की ओर जाने वाले रास्ते में हुई लैंडस्लाइड और भारी बरसात के कारण लंबा जाम देखने को मिला। हमारे सहयोगी अमित शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
हम इस समय मौजूद हैं नेशनल हाईवे शिमला पर। सोलन का एरिया पड़ता है, हरियाणा के बॉर्डर से करीब 3 किलोमीटर अंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग अभी तक हो रही है। हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, यानी जो लोग शिमला आने की तैयारी में जुटे हैं, जो लोग सोमवार को शिमला आना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग में खलल डल सकता है, क्योंकि अब सैलानियों को लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है। पिछले करीब आधे घंटे से ये लैंडस्लाइडिंग इसी तर्ज पर हो रही है, जिसके चलते हरियाणा की ओर से आने वाला जो हाईवे का हिस्सा है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। लगातार पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। हिमाचल प्रशासन की ओर से अभी तक ना कोई अधिकारी, पुलिस की टीम या एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई है। सैलानी लगातार इस हाईवे से अपनी गाड़ियों को वापस कर रहे हैं। ऐसे में लगता यह है कि अब एक ही हाईवे से दोनों तरफ के जो ट्रैफिक है उसको गुजारना होगा। ऐसे में सैलानियों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरफ के हाईवे पर चलना इस भारी ट्रैफिक के अंदर जाम को दावत देने के बराबर होगा। वहीं दूसरी ओर बरसात हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। ऐसे में सैलानियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पलवल के एसपी की कार बिहार के अरवल जिले में शराब तस्करी में पकड़ी गई थी और इसके बाद से जिला पुलिस ने प्रेस वार्ता का स्पष्टीकरण दिया। प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी अनिल कुमार ने कहा कि शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ी को पुलिस ने 3 साल पहले नीलामी के लिए बेच दिया था और खरीदार ने इस गाड़ी को अपने नाम नहीं करवाया था। गाड़ी को किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया था। नीलामी की कार्रवाई उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से की जाती है, इसलिए पुलिस विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। रेवाड़ी साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को काबू किया है जो बैंक खाते बेचकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए आरोपियों ने 31 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि जो मुख्य आरोपी बैंक खाते की डिटेल्स खरीदता है उसकी पहचान भी हो गई है और जल्द उसे काबू कर लिया जाएगा। आपको ये बता दें कि राजेश पायलट चौक स्थित पीजी में रहने वाली लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने बैंक खाता खुलवाया था, लेकिन बैंक की तरफ से जारी की गई डिटेल्स किट उन्हें नहीं मिल पाई। उनके मेल आईडी पर ट्रांजैक्शन होने की मेल उन्हें प्राप्त हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। बैंक खाते बेचने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सोहना के गांव सतलाका में एक विवाहित महिला ने गांव के ही युवक पर आरोप लगाया है कि उसने 5 साल पहले उसका जबरन रेप किया था और उसका वीडियो बना लिया था। महिला की शादी होने के बाद से आरोपी युवक ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की धमकी देनी शुरू कर दी। आरोपी सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। अब इस पूरे मामले में सोहना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। मामला है मेरे घरवाली का जी, तो 5 साल पहले उसके साथ रेप हुआ है जी, और 5 साल से कंटिन्यू उसको ब्लैकमेलिंग और धमकी दी जा रही है सर। और वो जो लड़का है इंडियन आर्मी में सर वो है पोस्टिंग जी, और सर वो दबंग आदमी है जी, और हमें डरा धमका के नहीं फैसला करने के लिए बोल रहे हैं। और पुलिस ने सर अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।